अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नाज़रीन, जैसे ही रुपए की कदर में बेहतरी आई है, डॉलर नीचे गया है, पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी की तवक्को की जा सकती है और इस हुकूमत को ये कहा जा सकता है कि ये इस्तेहकाम की तरफ अब बढ़ेगी। लेकिन अब हुकूमत के हाथ में एक तुर्क का पत्ता आ गया, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो ममनुआ फंडिंग केस का फैसला आया है, अब उसको लेकर हुकूमत एग्रेसिव है और पीटीआई को डिफेंसिव मोड पे ले आई है। तो क्या पीटीआई के खिलाफ जो ममनुआ फंडिंग केस है उसको जवाब बनाकर पीटीआई के लिए कोई मुश्किलात हो सकती हैं? जैसे ही कैबिनेट का इजलास हुआ और उसमें हमने देखा कि कैबिनेट में के इजलास में इमरान खान सबको ये कहा गया कि उनके ऊपर सफरी पाबंदी लगाई जाएगी और इस तरह के इकदाम अब रेफरेंस भी उनके खिलाफ दायर करने के लिए जो हुकूमत जो है वो इन एक्शन दिखाई देती है। तो क्या हो सकता है ममनुआ फंडिंग केस से हुकूमत क्या निकाल सकती है और पीटीआई कितनी मुश्किल हालात को फेस कर सकती है, उनके लिए क्या चैलेंज हो सकता है? इन तमाम मौज़ूआत पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मोअज़्ज़ज़ मेहमान जो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं उनका मैं आपसे तारुफ करूँ। हमें ज्वाइन किया है जमशेद इकबाल चीमा साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा है, और हमारे साथ है निसार अहमद चीमा साहब, MNA है, PMLN के सीनियर रहनुमा है, और प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे कमर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज में चाहूंगी कुछ टेक्निकल बुनियादों पर कर लिया जाए, क्योंकि अभी तक किसी को कोई समझ नहीं आ रहा कि ये फैसला क्या था और इस फैसले से आखिर निकला क्या है। हुकूमत ये कहती है कि ये तो आर्टिकल 62 और 63 हो गया, इमरान खान पीटीआई फारिग हो गई, जबकि पीटीआई कह रही है कि यहाँ से पे तो कुछ है ही नहीं, ये तो 10-20 डॉलर की कहानी है जो कि ये लेकर आए हैं। तो इस सारे मामले पे क्योंकि हमें कमर दिलशाद साहब इलेक्शन कमीशन के फैसले के ऊपर सही रोशनी डाल सकते हैं, तो मैं चाहूँगी कमर दिलशाद साहब सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा आपको इस फैसले से क्या चीज़ें नज़र आई हैं। एक तो ये है कि एक एफिडेविट के बारे में बात की जा रही है कि बयान हल्फी को बुनियाद बनाया जा रहा है, कुछ ममनुआ फंडिंग कहा जा रहा है कि जो आई थी अकाउंट्स बताए नहीं गए, छुपाए गए हैं, ये है। इसके अलावा कोई आपको समझ आई है जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने तो 8 साल की मेहनत के बाद जो बकायदा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, अकाउंटेंट जनरल, ऑडिटर जनरल, FIA तमाम की जो कमेटी बनी हुई थी उसकी रोशनी में इन्होंने फैसला कर दिया, सुना दिया। उसमें ये इन्होंने साबित किया है कि ये ममनुआ फंडिंग भी है और फॉरेन फंडिंग भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चूंकि हर पार्टी के अपने मफादात होते हैं, उन्होंने डिफेंस भी करना होता है, डिफेंस भी करना होता है, ये उनका कानूनी राइट है। तो इस लिहाज से अब तहरीक इंसाफ के साथ जो अपना डिफेंड कर रही है या डिफेंस कर रही है, उसका सबसे बड़ा आसान तरीका तो यह है कि जो फैसला आया है इलेक्शन के पाकिस्तान का, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पर क्रिटिसाइज करने की बजाय, उनके दफ्तर के सामने मुजाहरा करने की बजाय वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में इसके अपील करें। लेकिन बदकिस्मती से है कि मेरे दोस्त बैठे हैं चीमा साहब, बड़े समझदार, बड़े सही समझते हैं, गहराई भी समझते हैं, उनको मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि अपनी टीम को बदल दें। अगर ये मौजूदा टीम जो इमरान खान के साथ लगी हुए चमगादड़ों की तरह, तो वो उनको नुकसान पहुंचा देगी। वो सही केस ही लड़ेंगे, केस तैयार नहीं करेंगे। इनमें जितने भी इनमें हैं वकला पेश हो रहे हैं या वकला ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, उनकी सब की मैं अहलियत को, काबिलियत को बहुत तरीके से करीब से जानता हूँ। तो ये ना करें। अपने बेहतरीन जो बड़े बड़े स्कॉलर हैं, बारिला हैं, जिनका किसी सियासत जमात से ताल्लुक नहीं है, वो प्रोफेशनल बहुत बड़े अहम शख्स हैं, उनकी खदमात हासिल करें और वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में इसको अपील करें तो बहुत कुछ उन्हें रिलीफ भी मिल जाएगा। जी ठीक है जी। कमर दिलशाद साहब, मैं चाहूंगी कि जमशेद इकबाल चीमा साहब इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करें। मैं इसमें सुकम क्या क्या है इसमें, और इलेक्शन कमीशन अपने तौर पर क्या कोई सजा और जजा दे सकता था, ऐसा कुछ सामने नहीं आया, तो इसलिए इस फैसले की जो ऑथेंटिसिटी है हमें समझ में ही नहीं आई कि आखिर ये फैसला है अगर, तो अब इसको सजा और जजा किसने देनी है, इसके ऊपर मैं चाहूंगी कि आप रिस्पॉन्ड कीजिए। लेकिन जमशेद इकबाल चीमा साहब, पहले आपकी जानिब आऊंगी कि ये ज़रूर आपका सियासी हक है कि अगर आप फैसले को बेहतर नहीं समझते, आपको एहतजाज करने का हक है, लेकिन जो दूसरा आपके पास राइट है उसको भी तो आप लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं, उस फैसले को चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो क्या चैलेंज करेंगे आप लोग? देखें, ये आप कह लें कि जो कानूनी जितने भी उसके आप कह लें कि
पहलू हैं वो तो हम एग्जॉस्ट करेंगे, जो भी ऑप्शन है वो तो हम एग्जॉस्ट करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बेसिक जो बात है वो है कि ये जो इनफैक्ट ये यू कैन से केस है नहीं। इनफैक्ट ये एक यू कैन से कि जिसे कहते हैं रिवेंजफुल होना या एक बदला लेना या यू कैन से कि एक टेक्निकली मतलब जब आप पॉलिटिकली मुकाबला ना कर सकें तो फिर आप कोई सहारा लेना, ये उसी तरह जिस तरह रात अदालत 12 बजे खुल जाए। अब ये जो बात कमर दिलशाद साहब कह रहे हैं कि रात 12 बजे अदालत खुल जाए और 15 मिनट में फैसला कर दे कि जनाब स्पीकर ने, डिप्टी स्पीकर ने जो कुछ कहा गलत कहा, तो वो कोई साइफर पढ़ने को तैयार ना हो, कोई सफाई का मौका देने को तैयार ना हो और साथ साथ बाहर ला के प्रिजनर वैन खड़ी कर दें, तो ये उसी तरह की हरकत है। सो बेसिकली मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में जो इशू है वो इशू ये है कि लोग कहते हैं इस मुल्क में अदारे क्यों डेवलप नहीं हुए। अदारा इतना ताकतवर है कि दूसरे अदारे उसके सामने डेवलप नहीं हो सके। सो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का भी लोग गालियां देते हैं या अदालतों को लोग आप कह लें कि एतराज करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ अदालतें कमज़ोर रही हैं कि जिसने भी कहीं सर उठाया वो आप कह लें पीसीओ के तहत हल्फ ने लिया, फारग हो गया। तो अदालतों की जो हिस्ट्री है वो वीक रही, वजह एक ही अदारा था। इसी तरह इलेक्शन कमीशन की बात करें, इसी तरह हम बाकी अदारों की बात करें, पार्लियामेंट की भी बात करें, तो पार्लियामेंट में पिछली बार 2/3 मेजॉरिटी थी नवाज शरीफ के पास, तो क्या कर लिया उसने? जब अगले फारग करने पाए तो कर दिया उन्होंने। इसने क्या नाम है, सारी की सारी सीटें ले गया मुजीबर रहमान, तो क्या कर लिया उसने? फातिमा जिन्ना ने क्या कर लिया यहाँ पे? सो बेसिक मैं समझता हूँ बदकिस्मती वो है। बाकी तो मैं चीमा साहब और क्या नाम है अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, कमर दिलशाद साहब भी अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, अपना निसार चीमा साहब ने ड्यूटी पूरी करनी है। बेसिक जो बात है वो ये है, मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में बहुत हो गई है, बहुत हो गई है, इसको कहीं एंड होना चाहिए। ये मुल्क जो है अभी तक हम देखते हैं तो ये जो करप्ट सियासतदानों की नर्सरी है उनकी आबियारी की जाती है, और जो बेहतर सियासतदान थे वो लियाकत अली खान से लेके फातिमा जना से लेके भुट्टो तक, वो सारे के सारे जुनेजो तक सारे फारग हो गए यहाँ से। अब इमरान खान की बारी है। मैं समझता हूँ कि इस तरह अब ये मुल्क नहीं चल सकता, पहले भी नहीं चला, ये नहीं है कि अब नहीं चल सकता, पहले भी नहीं चला। कि जिस मुल्क में $1600-1700 की इनकम हो तो वहाँ क्या परफॉर्मेंस और क्या लिटरेसी रेट जो है वो आप कह लें कि सो कार्ड सिर्फ लिख पढ़ सकता हो 60% हो, लेकिन ये तो जाहिर है कि आप जो कह रहे हैं कि ये आप आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, ये आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल होना चाहिए, और आइडियल आप बात कर रहे हैं, ये जो प्रैक्टिस हमारे यहाँ होनी चाहिए। बात कर रहा हूँ मैं अपना केस, मैं कह रहा हूँ केस मेरा क्या है। मेरा केस ये है कि कुछ लोग मेरी आप कह लें पॉपुलैरिटी से इतने घबराए हुए हैं। कुछ लोग इस मुल्क में चाहते हैं कि कोई भी वज़ीर आज़म टाइम पूरा ना करे। इस मुल्क में सिर्फ एक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ निकला जो टाइम से पहले निकला, और एक भी वज़ीर आज़म ने टाइम पूरा नहीं किया। सो ये जो रिवाज है, इस रिवाज को लोग चेंज नहीं होने देना चाह रहे। हम कह रहे हैं कि, और दूसरा ये कि वो चाहते हैं हमसे पूछ के वज़ीर आज़म बने, जितनी देर हम चाहें उतनी देर बने, और जब हम चाहें आपके अपने लोग आपको निकाल दें, हम इशारा करें तो लोग आपको निकाल दें। वो आप कह लें कि फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाए, वो फलाना बन जाए, फलाना बन जाए, फिर अदालत को से फैसला जो चाहें वो ले लें। समझता हूँ कि मैं समझ गई हूँ बिल्कुल मेरे में नहीं होता। लिहाजा ये इलेक्शन कमीशन का काम बेसिकली आप कह लें कि नहीं, तो ये फैसला इलेक्शन कमीशन ने इंडिपेंडेंटली नहीं किया। इसके पीछे कौन है फिर? जिस ताकतवर हलके की आप बात कर रहे हैं वो है। इशू इतना है। नहीं चीमा साहब, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये फैसला भी किसी और ने करवाया है और आप हुकूमत की तरफ इशारा कर रहे हैं, या उन हलकों की तरफ इशारा कर रहे हैं जो आप समझते हैं कि वो ताकतवर हैं? मैं उनकी तो उनका क्या मैं नाम ले रहा हूँ, मैं उनका क्या मतलब आप क्या कह लें, मैं मतलब कोई शर्मीली लड़की की तरह तो नहीं बातें कर रहा कि जनाब वो अपने हामद के जिस तरह नाम लेती थी पुरानी माइयाँ, मैं उस तरह तो नहीं बात कर रहा। मैं तो कह रहा हूँ कि सारों का पता ही है, सारों को पता है कि आप कह लें कि जिन्होंने किया है, और आगे भी फैसला उन्होंने करना है। अदरवाइज ये जो फैसला अदालत में जाएगा तो ये टर्न डाउन हो जाएगा। जितने लोग उसमें आए हैं कि जो पाकिस्तानी नेशनल है और कहा गया कि बाहर के नेशनल है, जिन कंपनियों का नाम लिया वो तो मतलब आप कह लें कि ऑलमोस्ट 80% गलत है। 80% अगर कंपनियां गलत
गलत है तो फैसले की क्या हैसियत, बाकी क्या बचेगी। लेकिन फैसला वही होगा। मुझे डर है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी शायद वो मजबूर ना हो जाए फैसला करने पे। इमरान रियाज खान गिरफ्तार हुआ तो उन्होंने अपने जिली सरहद चेंज करनी पड़ गई। इस्लामाबाद की सरहद जो है वो आप कह लें कि टूल प्लाजा से कितने मीटर आगे है या पीछे है, उन्होंने 5 मीटर जाके उन्होंने आप कह लें वहां उसकी जो माइलस्टोन है वो चेंज कर दिया। सो बेसिकली बात यह है कि मुझे इस फैसले से कोई इशू नहीं है। ये फैसला तो इशू नहीं है। अगला फैसला क्या होगा, अदालत बेचारी कितनी मजबूर होगी, उसको कौन कितना मजबूर करेगा, क्या अवाम के फैसले को मानेगा कि नहीं मानेगा, यहाँ पे अवामी मैंडेट को मानेगा कि नहीं मानेगा। मैं ये इसके ऊपर बात करती हूँ कि जाहिर है कि कौमी असेंबली के 9 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब के लिए तारीख का भी ऐलान हो गया, तो क्या इस फैसले का असर उस पर भी पड़ेगा? और जो वफाकी हुकूमत है वो इसको पोलिटिसाइज भी कर रही है और इसको इस्तेमाल कर रही है PTI के खिलाफ, ताकि इस वक्त जो पॉपुलैरिटी है उसको कम किया जाए। लेकिन निसार अहमद चीमा साहब हमारे साथ है PMLN से। निसार चीमा साहब, जैसे कि जमशेद इकबाल चीमा साहब वो भी हैं, इस वक्त वो आपके साथ एक बात पे तो खड़े हैं कि नवाज शरीफ को उस वक्त निकाला गया था, उन्होंने ये एक्सेप्ट तो कर लिया है PTI ने। आप लोग इस वक्त ये तो PTI को क्रेडिट दें कि वो नवाज शरीफ के साथ भी खड़े हैं कि उनको क्यों निकाला था। जी निसार चीमा साहब, आपको आवाज आ रही है? जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। मैं मोहतरम बरादरम जमशेद चीमा साहब के इस बात पे कि कोई किसी वज़ीर आज़म को अपने मुद्दत पूरी करने का मौका नहीं मिला और नहीं करने दिया गया, तो उसके ऊपर मैं यही कहूंगा कि हाय उस सूद पशेमा का पशेमा होना। देखें, एक तो ये कि मोहतरम कमर दिलशाद साहब ने जो एक तजवीज दी PTI की क़यादत को कि अपनी टीम बदलें, मैं उसमें एक इजाफा करना चाहूंगा कि PTI की क़यादत को सिर्फ टीम नहीं, अपना कैप्टन भी बदलना पड़ेगा। देखिए, गुजारिश ये है कि चंद गुजारिशात मेरी सुन लें, उतना मुझे टाइम दे दें जितना मोहतरम जमशेद चीमा साहब को आपने दिया। मैं ये सवाल करता हूँ कि क्या ये हकीकत नहीं है कि ये केस ना PDM लेके गई, ना मुस्लिम लीग नून लेके गई इलेक्शन कमीशन में, ये उनके अपने बानी रुकन जनाब अकबर असबाबर साहब लेके गए, जो घर के बेदी थे, जिन्होंने जाके तरह तरह के इल्जाम लगाए। हमने इल्जाम नहीं लगाया। उन्होंने कहा जी कि ये अकाउंट छुपाते रहे हैं, उन्होंने कहा ये फ्रॉड करते रहे हैं, उन्होंने कहा जी कि ये गैर मुल्की शहरियों से फंड लेते रहे हैं, जो मुल्की कानून की खिलाफ वर्जी है। ये सारे काम उन्होंने बताए, उन्होंने सारे उनके करतूत बताए। उन्होंने कहा जी कि ये तो झूठे हलफनामे भी जमा करवाते रहे हैं। बात यह है कि फिर क्या ये हकीकत नहीं है कि जब इलेक्शन कमीशन में गया, और चीफ इलेक्शन कमीशनर कौन है जिनकी तकर्री इन्होंने खुद की लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ मिलकर, और उनको ये उनकी शान में, उनकी तारीफ में जमीन आसमान की किताबें मिलाते रहे जनाब इमरान खान साहब शुरू में। उनसे असल में उनको तकलीफ और रंजिश उस वक्त पैदा हुई जब उन्होंने डस्का में PTI गवर्नमेंट का जो धांधली की कोशिश थी उसका नोटिस लिया, और उसका जो इन्वॉल्व लोग थे उनमें कुछ के खिलाफ उन्होंने एक्शन लिया। ये असल में वजह तनाजा बनी सबसे पहली। अच्छा, असल बात जो है वो ये कि क्या ये हकीकत नहीं, मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जब इलेक्शन कमीशन में ये मामला गया, उन्होंने अकाउंट्स मांगे तो उन्होंने जो तफसील दी वो अधूरी थी। फिर ये है कि इलेक्शन कमीशन को स्टेट बैंक के जरिए तफसील मांगनी पड़ी, वो पता चला कि 16 अकाउंट्स की तफसील तो उन्होंने छुपाई हुई थी, दी नहीं है। फिर ये क्या ये हकीकत नहीं है, अगर इनका दामन साफ था तो क्यों ये बार बार दरखास्त करते रहे कि जनाब इसको खुफिया रखा जाए, खुफिया रखा जाए, सीक्रेट रखा जाए, ये आवाम के सामने ना आए। भाई दामन साफ था आपका, तो क्यों आप इस तरह की दरखास्तें देते रहे? देखिए, गुजारिश ये है कि जब ये सारा कुछ सामने आया है तो ये कितना खुल के ये बात सामने आई कि ये झूठे हलफनामे भी जमा करवाते रहे। फिर ये है कि ये इन्होंने ये अकाउंट छुपाने का मतलब ये कि धोखा देते रहे। धोखा देने वाले को क्या कहा जाए? ये जाहिर धोखाबाजी होता है ना। ये कितनी गलत बात है, कितनी ज्यादती है। एक कौमी लीडर जो है उसके बारे में अगर ये पता चले, उसके फॉलोअर्स को, बेखसूस नौजवानों को कितनी ये तकलीफ भी होगी, मायूसी भी होगी। वो तो आइडियलिस्ट होते हैं, वो तो ये कि अपने लीडर को सच्चा देखना चाहते हैं, उसका दामन साफ देखना चाहते हैं। उनको पता चले कि हमारा लीडर झूठ बोलने वाला है, ये धोखाबाज है, ये कंसीलमेंट करता रहे, अकाउंट जो है छुपाता रहे, और ये कौन गैर मुल्की शहरियों से ये है कि फंड लेता रहे, जिनसे फंड लेना जो है मुल्की कानून की खिलाफ वर्जी है। देखिए, बड़ी बदकिस्मती की बात है। मैं ये नहीं कहता, मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ये कहता हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि PTI पे पाबंदी लगाई जाए। मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहता हूँ कि इसका हल ये है कि देखें, ये इनकी नाअहली का अगर कोई केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो वो केस और मियां नवाज शरीफ की जो नाअहली हुई है वो केस, दोनों जो हैं इकट्ठा सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच सुने और फैसला करे। और ये मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल, मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि मकबूल की आदत जो है, खा जुल्फकार अली भुट्टो हो, मियां नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, कोई भी हो,
उसको आप ये है कि इस तरह के फैसलों से आप ये है कि ना कोई पार्टी खत्म कर सकते हैं, ना ये है कि उसका ये काउंटर लेकिन प्रोडक्टिव होते हैं इस तरह यही की निसार चीजें। चीमा साहब यही कह रहे थे कि जमशेद साहब ने यही फरमाया है कि ये फैसले जो हैं वो कहीं और से हो और पीटीआई को या इमरान खान साहब को प्रेशराइज करने के लिए उनका ये मौकफ है। यहाँ पे ब्रेक शामिल करनी है, मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। की पहुंचे वेलकम बैक नासरीन, प्रोग्राम एक बार फिर से खुशामदीद। ममनुआ फंडिंग केस के फैसले के बाद जो पाकिस्तान की सियासत में हलचल है, पीटीआई जो अपनी पॉपुलैरिटी के अरूज पर थी अब डिफेंसिव मूड पर आ गई है और वफाकी हुकूमत इससे भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है, चाहे वो रेफरेंस हो पीटीआई के ख़िलाफ़ हो या फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ ये इमरान खान के ऊपर सफरी पाबंदी लगाने के हवाले से हो। लेकिन मेरा कमर दिलशाह साहब आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर इलेक्शन कमीशन पावरफुल है और वो एटोनमस बॉडी है और अगर वो ये समझते हैं कि ये साबित हो गया है कि इमरान खान साहब ने ये जो ममनुआ फंडिंग ली है और झूठा बयान हल्फी दिया है, तो इलेक्शन कमीशन क्या अपने तौर पर कोई सजा और जजा का फैसला नहीं कर सकता? इसमें तो कुछ नजर ही नहीं आया। अब पीटीआई अपने तौर पर इसको देख रही है, वफाकी हुकूमत या फिर पीडीएम ऑपोजिशन इससे खुद इसको अपनी तौर पे इसकी तशरीह कर रही है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास इख्तियारात नहीं है कि वो आज खुद जो किसी को नाअहल करार दे या किसी की पार्टी को तहरील करे। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपना एक आईनी फर्ज अदा करते हुए जो हमारा इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 212 है उसके तहत उन्होंने अपनी सिफारिशात पेश कर दी। डिक्लेरेशन की सूरत में भी 2 लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, उन्होंने रेफरेंस का जिक्र भी किया और डिक्लेरेशन का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा जी ये सारे मामलात हैं, ममनुआ फंडिंग, फॉरेन फंडिंग तो है, किसी हमारे दोस्त ममालिक ने भी जो फॉरेन फंडिंग की है वो भी रिकॉर्ड में आ गई है, तो वो सब चीजें उनके रिकॉर्ड में मौजूद है। उन्होंने कहा ये फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग साबित हो गई है। अब इसके बाद जो इमरान खान साहब ने बतौर चेयरमैन जो अपनी पार्टी की तरफ से सर्टिफिकेट पेश किया कि जब मैं तस्दीक कर, हल्फिया नहीं होता, हल्फिया अलग चीज होती, मैं इसमें हल्फिया जिक्र नहीं है, मैं तस्दीक करता हूँ कि ये इसके अंदर मेरी पार्टी में किसी किस्म की ममनुआ फंडिंग नहीं आई है, ना ममनुआ फंडिंग में शामिल है, ना शामिल नहीं, ममनुआ फंडिंग नहीं ली गई और ममनुआ फंडिंग नहीं है। तो एक बड़ा अहम डॉक्यूमेंट ये होता है कि जिसमें ममनुआ फंडिंग नहीं है और जो भी इसमें हमें दस्तावेजात दिए वो वाक़या पर मबनी है। अब इसके बैकग्राउंड में ये है कि इलेक्शन इन पाकिस्तान ने कहा हमने इंक्वायरी कर ली, मतलब तो सारा रिकॉर्ड देख लिया, चेक कर लिया जी, ठीक है, तो उसमें साबित हो गया कि ये हल्फिया बयान जो है वो हकाए की बरस है, नॉट हल्फिया, ये जो सर्टिफिकेट जो है ये हकाए की बरस है। अब ये सर्टिफिकेट की भी डेफिनेशन है, एक तो बयान हल्फी हो गया, एक डिक्लेरेशन हो गया, एक सर्टिफिकेट हो गया। अब जो भी चीज़ लिखी गई है वो तो सच और झूठ की बुनियाद पर ही उसको तोला जाएगा, या फिर बयान हल्फी होगा तो फिर आर्टिकल 62-63 लगेगा। अगर वो सर्टिफिकेट है तो उसकी नोयत और उसके ऊपर जो फैसला है उसकी इंटरप्रिटेशन है वो मुख्तलिफ होगी, वो सच और झूठ नहीं होगा, मुख्तलिफ होती है। और हल्फिया बयान जो होता है वो हल्फिया बयान जो उसको सजा है 3 साल की। हल्फिया बयान बड़ा सख्त होता है, मैं हल्फिया बयान देता हूँ, ये है जी मेरा ये तस्दीक सर्टिफिकेट है। लेकिन ये दोनों मतलब साथ साथ ये मामूली फर्क ये है इसके अंदर कि ज़ाहिर ने ये कहा कि जनाब मैं ये तो साबित हो गया ना कि जनाब इसके अंदर ममनुआ फंडिंग साबित हो गई है ना, कि जो सर्टिफिकेट दिया वो हकायक पर बर्स था, हकायक के मुनाफी था। अब ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपना सारा जजमेंट 68 पेज का वो वफाकी हुकूमत को उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया, वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। अब उन्होंने ये भी लिख दिया ये कि आर्टिकल 17 का सेक्शन जो है सब ज़ेरी 3 के तहत इन्होंने हमें पीटीआई ने जो है हमें पूरे मनी ट्रेल नहीं बताई, पूरा फंड नहीं बताया और हकायक छुपाए और तकरीबन 11-12 कंपनी ऐसी थी जिनके उन्होंने हमें सबूत पेश नहीं किए। तो ये अब हुकूमत पाकिस्तान के पास चला गया, हुकूमत इसके ऊपर एक रेफर बनाए, डिक्लेरेशन बनाए, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भेजेगी।
अच्छा, वो सुप्रीम कोर्ट क्या पाकिस्तान में वो फैसला वो करेगा। इलेक्शन कमर के पास दिलचस्प, इख्तियार नहीं है कि क्या चुनाव वो कर दे। क्या जो रेफरेंस दायर होगा वो पीटीआई एज अ पार्टी के खिलाफ होगा या इमरान खान ने जो सर्टिफिकेट दिया उसकी बुनियाद पर होगा? क्योंकि पार्टी के लिए डिसीजन अलग होगा, इमरान खान साहब की शख्सियत के लिए डिसीजन अलग होगा। वो चेयरमैन पीटीआई कर देगा ना, चेयरमैन पीटीआई का खत्म। जो चेयरमैन होता है वही हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हेड होता है ना पार्टी। अच्छा, पार्टी किसके नाम है? अच्छा, चेयरमैन ही ये होता तो है ना। जाहिर है कि तो सुप्रीम चेयरमैन कोर्ट के अब नाम पे है। डिक्लेरेशन है, सर्टिफिकेट है, उस पे उन्होंने झूठ बोला है, वो गलत है, ये एक अलग चीज हो गई। इसके ऊपर इसके लगा वो अलग है, ये और इकट्ठा ही देंगे, फंडिंग साबित हो गई हो, ये कहेंगे चेयरमैन के नाम अच्छा, जाएगा। अब अगर ममनुआ फंडिंग साबित हो जाए तो फिर किस किस्म की सजा जो है वो वफाकी हुकूमत रिक्वेस्ट कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, और आइन और कानून में क्या सजा दर्ज की गई है कि वो क्या सजा हो सकती है? पार्टी बैन हो जाती है और नहीं, पार्टी काम नहीं कर सकती, या चेयरमैन के ऊपर असर पड़ता है, क्या होता है? ये तो पार्टी जो रेफरेंस जाएगा सुप्रीम कोर्ट, उसमें रिक्वेस्ट क्या कर रहे हैं, वो वफाकी हुकूमत क्या मांग रही है? वफाकी हुकूमत ये कहेगी जनाब इस पार्टी को खिलाफ कानून करार दिया जाए, या वो कहेगी कि जनाब इसने चूंकि चेयरमैन ने हकायक बयान नहीं किए, आर्टिकल 17 की खिलाफवर्जी की है, इनको नाअहल करार दिया जाए। हाँ। तीसरा ये कहेंगे जनाब इस पार्टी की जो रजिस्ट्रेशन की है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को, उसको तहरीर कर दिया जाए। ये सब चीजें वफाकी हुकूमत भेजेगी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के पास। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास जो इख्तियार है, जो उन्होंने अपना इख्तियार इस्तेमाल कर लिया है, वो ममनुआ फंडिंग को जब्त करना उनके पास इख्तियार है। उसके लिए उन्होंने शो का नोटिस भिजवा दिया कि जो आपने हकायक बयान किए वो दुरुस्त नहीं है, गलत बयानी से आपने काम दिया, आपने जो सर्टिफिकेट दिया वो भी गलत बयानी पे था। तो हम क्यों ना हम इस जो ममनुआ फंडिंग को जब्त कर लें। ये इलेक्शन कमीशन का अपना वो है इख्तियार है, और उन्होंने नोटिस भी जारी कर दिया। ठीक है कमर साहब, मैं चाहूंगी साहब साहब आप बताइएगा कि आप लोग किस किस्म का रेफरेंस दायर करेंगे? आप लोग चाहेंगे कि पीटीआई की एज अ पार्टी बैन हो जाए, वो काम ना कर सके, वो सियासी एक्टिविटीज ना कर सके, सियासत में हिस्सा ना ले सके, या फिर इमरान खान साहब को आप निशाना बनाएंगे और उनकी नाहली के लिए रेफरेंस दायर करेंगे? देखिए, मैं आपको जाती राय मैंने आपको बता दी है कि मैं सियासी जमातों का मुकाबला सियासी मैदान भी होना चाहिए। उनको कलअदम करवाने, उनको बैन करवाने से ये एक मसले हल नहीं होते, ये काउंटर प्रोडक्टिव फैसले होते हैं। इस तरह नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि सियासतदानों का, सियासी कायदीन का, सियासी जमातों का ये मुकाबला सियासी मैदान में होना चाहिए। लेकिन ये जरूर है, ये देखे ना, जिन्होंने भी गलत बयानी की, जिन्होंने भी झूठ बोला, जिन्होंने कंसीलमेंट की, जिन्होंने मुल्की कानून की खिलाफ वर्जी की, ममनुआ फंडिंग ली गैर मुल्की शहरियों से, ये जाहिर है कि उनको उसका अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि आप ये इत्तेफाक फरमाएंगी कि पूरी दुनिया की, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की अदालती तारीख में इससे ज्यादा मद का खेज ग्राउंड नहीं हो सकती जिस ग्राउंड पे मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया कि जी अपने बेटे से जो तनख्वाह लेनी थी, जो नहीं ली, वो शो क्यों नहीं की गई। अंदाजा कर लें, इससे ज्यादा मद का खेज ग्राउंड जो है पूरी दुनिया की अदालती तारीख में नहीं मिलेगी। अब मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि देखें, जब उनको डिस्क्वालीफाई किया गया तो ऐसा जितना पीटीआई इस वक्त ममनुआ फंडिंग को सादा बना रही है, इसीलिए इसी तरह आप लोग नवाज शरीफ के केस को सादा बना रहे हैं। नहीं, जी चीमा साहब, आपकी जमशेद चीमा साहब आप रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। लेकिन मैं कह रहा था कि बेसिकली ये बात आप कर रही हैं कि मानना चाहिए फैसला, ये ठीक है बात, और ये बदकिस्मती है ना मानना। लेकिन वजह यह है कि हिस्ट्री में ऐसी बड़ी ही गंदी एग्जांपल्स हैं कि और मेन हिस्ट्री वो है कि फैसला वो होता है जो कराने वाले कराना चाहते हैं। तो जब ये आपकी हिस्ट्री हो अदालत की, वो हाई कोर्ट की हो या सुप्रीम कोर्ट की हो या लोअर कोर्ट की हो, या मतलब मुख्तलिफ अदारों की हो, स्टेट बैंक की हो, गवर्नमेंट्स की हो, तो यहाँ पे ऐसे लोग थे जो गद्दार थे, गद्दार कहे गए, गद्दार कह के निकाले गए। देखें, इसमें हिस्ट्री की वजह से ये आप कह लें फैसले चूंकि ज़्यादातर गलत थे, और स्पेशली पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसके बारे में फातिमा जना से लेके लियाकत अली खान से लेके जुनेजो से लेके इवन भुट्टो का मतलब सियासी मर्डर आज भी सारे लोग मानते हैं। फिर यू कैन से कि जुनेजो साहब की असम्बली का देखें, नवाज शरीफ साहब की असम्बली का देखें, बहाली का या ना होने का, फिर अभी हमारे यहाँ देखें। तो मैं समझता हूँ कि फैसले करवाए गए, जब करवाए गए तो अदालतों को भी खराब हुई कि अदालतों की क्रेडिबिलिटी नहीं रही।
क्रेडिबिलिटी नहीं रही। आज किसी का ना करना जो है वो आसान है, और अवाम में आप कह लें कि इस बात को अहमियत दी जाती है। अगर अगर अदालत की हिस्ट्री ठीक हो तो अदालत की क्रेडिबिलिटी ठीक होती, या हमारी तारीख ठीक होती, तो कोई बंदा भी अगर इस तरह ना मानता तो लोग कहते हैं कि ये इमेच्योर है या गलत है, या आप कह लें कि ये पाकिस्तान के आइन को नहीं मानता, हम इसे डिसओन करते हैं, ये चीज़ बन जाती। लेकिन बनी इसलिए नहीं है कि यहाँ पे पर्दे के पीछे कुछ लोगों ने यहाँ आप कह लें कि चमड़े के सिक्के, कहते हैं पंजाबी में कहते हैं चमदे सिक्के चलाना, वो चमदे सिक्के हमेशा चलाते हैं, जिसकी वजह से आप कह लें उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, फैसले मशकूक होते हैं। मसलन देखें, कल एक जहाज आया जो उड़ा, ड्रोन जाके हमला हुआ, तो सारे यहाँ मशकूक, मतलब हर बंदा उसके बारे में मशकूक को शुबहात का इजहार कर रहा है। बाकी बड़ा अनफॉर्चुनेट, मतलब आप कह रहे शहादतें हुई तो मतलब लोग डिफरेंट बात कर रहे हैं। तो ये बड़ी ही बदकिस्मती है कि पूरी देखें दुनिया में उसको आप इसके साथ कैसे जोड़ रहे हैं, जो एक पाक आर्मी का रेस्क्यू जो हेलीकॉप्टर था वो, और जी आलिया एक मिनट लेना, सेंसिटिव बात है, सुन लेना। मैं बात कर रहा हूं कि बाज़ औक़ात बड़े आप कह लें आउट ऑफ द कंटेक्स्ट लाके बड़ी अजीब सी बातें आ जाती हैं। वजह उसकी यही है कि हिस्ट्री ठीक ना होना, और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। किसी भी मुल्क की, किसी भी स्टेट की सॉवरेनिटी के लिए, उसकी स्टेबिलिटी के लिए, या उसकी आप सालमियत के लिए, यकजहती के लिए बड़ी ही ज़हर कातिल है चीज़। लेकिन हिस्ट्री ऐसी बन गई कि इस वक्त कोई बंदा कोई बात कर दे, उसमें कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की कुछ चीजें लेने को तैयार है, बाय करने को तैयार है। लिहाजा मैं कहता हूँ स्टेट उस वक्त तक सरवाइव नहीं करती जब तक स्टेट पे लोगों का ट्रस्ट ना हो। ट्रस्ट डेवलप करने के लिए जो लोग पर्दे के पीछे डोरियां हिलाते हैं वो पीछे हट जाएं, यहाँ के अदालतों को काम करने दें, अदारों को स्ट्रांग होने दें, अदारे काम करें, पार्लियामेंट अपना काम करे, अदालत अपना काम करे, इलेक्शन कमीशन अपना काम करे, मतलब जो जिनका दिफा है वो अपना काम करे। सबको अपना अपना काम करना चाहिए, अपनी अपनी हदूद का तय चाहिए। लेकिन मसला ये है कि जब जिसके खिलाफ भी जो भी अगर वो हुकूमत से बाहर जाता है तो वो यही कहता है कि जैसे कि नवाज शरीफ साहब जब उनको निकाला गया और वो नाहल हुए, तो उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अब मैं नजरियाती हो गया हूँ और वोट को इज्जत दो की उन्होंने बात की, और उसके बाद वो अब इक्तदार में आए और इमरान खान साहब को जब इक्तदार से निकाला गया तो अब उनके लिए सब कुछ ठीक हो गया। तो ये तो मामला ये है कि अपनी अपनी जो पावर गेम लगती है, हमें ये सियासी और नजरियाती गेम कम लगती है। बात करेंगे इसके ऊपर मजीद, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम एक बार फिर से खुशामदीद। और हम बात कर रहे थे कि इस वक्त जो ममनुआ फंडिंग फैसले के बाद से जो हलचल है सियासत में, और वफाकी हुकूमत जो पीटीआई के खिलाफ अगर कोई रेफरेंस दायर करती है वो किस किस्म का हो सकता है, पार्टी के पीटीआई के ऊपर क्या असर हो सकता है, और पीटीआई इस वक्त किस किस्म के फैसले करने जा रही है। लेकिन एक जमशेद इकबाल चीमा साहब ने बात की है, वो जो ड्रोन अटैक जो कि अमरीका की जानिब से अफगानिस्तान की सरहद पर हुआ, अफगानिस्तान में हुआ, तो उसके हवाले से वो जो बात कर रहे थे, तो इससे पहले एब्सोल्युटली नॉट फिजाई अड्डे देने की बात की गई। अब जो हम अल जजीरा से लेकर तमाम इंटरनेशनल मीडिया को देखें तो वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान की फिजाई हदूद पाकिस्तान की फिजाई हदूद इस्तेमाल की गई हैं। तो इसके ऊपर कोई सरकारी सतह पर कोई हमारे चीज़ सामने नहीं आई, इसलिए लिहाजा हम इसके ऊपर कोई बात नहीं कर सकते। निसार साहब, अगर आप कमेंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। नहीं, देखें, बात यह है कि अगर ये पाकिस्तान की फजाई हदूद इस्तेमाल हुई हैं तो ये बहुत गलत है। ये बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए थी, बिल्कुल मैं वाज़ेह तौर पर ये कहता हूँ। और ये है कि हमारी जो फजाई, हमारी जमीनी, हमारी तमाम समुद्री हदूद की खिलाफ वर्जी जो है वो बिल्कुल वो काबिल बर्दाश्त नहीं है, काबिल कबूल नहीं है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल हमारी खुद मुख्तारी की मुनाफी है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए ना, इसकी इजाजत होनी चाहिए। दूसरी जो बात है, देखें, जमशेद चीमा साहब ने असूली बातें की हैं और वो सही हैं कि देखें, बात ये कि तमाम इदारों को अपनी आईनी हदूद में रहना चाहिए। देखें, ये है कि यही बात थी, हमने अपने सियासतदान जो हैं बदकिस्मती से एक दूसरे की कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, किरदार कुशी करते हैं, छोटे छोटे ये है कि बुनियाद को बनाकर, ये ग्राउंड बनाकर ये है कि हम एक दूसरे की पगड़ियाँ उछालते हैं, और उससे ये है कि दूसरे लोग जो फायदा उठाते हैं। बात यह है कि हमने अपनी गलतियों से सीखा, पीपल्स पार्टी ने भी और मुस्लिम लीग नून ने भी, और बिल आखिर आपको याद है किसी बिना पर फिर
मोहतरम बेनजीर भुट्टो शहीद और मियां नवाज शरीफ के दरमियान मिसाक जमहूरियत हुआ, उस पर साइन हुए। हमने तो ये है कि जब ये पार्लियामेंट जो है मार्ज वजूद में आई 2018 के बाद, इलेक्शन के बाद, तो पहली तकरीर में मियां शहबाज शरीफ ने इमरान खान साहब को, जो इस वक्त के वज़ीर आज़म थे, उनको दावत दी कि आए मिल के बैठे, हम ये है कि हमें 100 इख्तलाफात होंगे, 100 रिजर्वेशन होंगी इलेक्शन के बारे में, उसकी शफाफियत के बारे में, लेकिन आए चार्टर ऑफ इकॉनमी पे बात करें। लेकिन यह है कि उस वक्त एक विंडिक्टिव माइंडसेट था उनका, इंतकामी ज़हनियत, तंग नजरी और एक रौनक, और उसकी बना पर उन्होंने ये है कि दस्ते तावन जो हमारा बढ़ा हुआ था उनकी तरफ, उसको अकारत से झटक दिया। मैं अब कहता हूं कि अब भी ये है कि अगर पीटीए की क़यादत को एहसास हो कि ये सियासतदान जो है आपस में लड़ाई झगड़े करके औरों के लिए, लेकिन निसार चीमा साहब जैसे कुछ लोग पीएमएलएन के ये सोचते हैं कि मैं देखें, मेरी गुजारिश सुन ले, मैं जमशेद चीमा साहब से गुजारिश करता हूं कि वो अपने कायद को, अपने चेयरमैन साहब से कहें कि आप सेनेट में बैठे हुए हैं, केपी असेंबली में बैठे हुए हैं, पंजाब की ज़िमनी इलेक्शन में आपने हिस्सा लिया है, बाकी सब असेंबलियों में आपके लोग मौजूद हैं, नेशनल असेंबली से आपको क्या बहर है? आप आइए नेशनल असेंबली में, आप बैठे अपना पार्लिमानी और जमहूरी किरदार अदा करें, तमाम सियासतदान मिलकर बैठे, और यह है कि एक मुस्तकबिल का इकॉनमी समेत यह है कि एक रोड मैप तय करें। लेकिन चीमा साहब, आप लोगों ने तो वो हक छीन लिया है ना, आप लोगों में रहना चाहिए कौमी असेंबली में जाने का। अब आपने पीटीआई से हक छीन लिया क्योंकि आपने मरहलावार उनके इस्तीफे कबूल करना शुरू कर दिए। अगर आप लोगों की ये विश थी, आप लोग ये चाहते थे कि पीटीआई कौमी असेंबली में आ जाए, तो आप लोग महीने इंतजार करते रहे। हम तो कई महीने से ये कह रहे हैं और कई महीने इंतजार करते रहे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर तो जाहिर है कि मैं चाहूंगी कि चीमा साहब रिस्पॉन्ड करें, लेकिन कंवर दिलशाद साहब भी हमारे साथ है। कंवर दिलशाद साहब, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अगर पीटीआई इस बुनियाद पर रेफरेंस दायर करती है कि वो बायस है, तो क्या ये लॉजिकल है और क्या इसके ऊपर कोई जुडिशल कमीशन कोई एक्शन ले सकता है? देखा जी, हर पार्टी को राइट तो है। आर्टिकल 209 के तहत अगर किसी इदारा के खिलाफ, आईनी इदारे के सरबराह के खिलाफ या मेंबर के खिलाफ उनको मिसकंडक्ट के बारे में कुछ सही सबूत मिल जाए, तो फिर वो उनको जाने का राइट है, वो सुप्रीम जुडिशल कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन मौजूदा केस में ये जो केस आ रहा है ये मैलाफाइड हो जाएगा, और ये इसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो ज़ाती राय है, नाक़िस राय है, वो इसको एंटरटेन नहीं करेगी, इसको पहले स्टेज पर खारिज कर देगी। वो इस लिहाज से कि काजी फायज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस दिया था प्राइम मिनिस्टर की तरफ से गया, सदर साहब ने इसको बाकायदा एंडोर्स करके, वो बड़ा पावरफुल उनके मुताबिक, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के मुताबिक, लेकिन वो सुप्रीम जज को दूसरी हियरिंग में खत्म कर दिया। उन्होंने उस पर काजी फायज ने ये कहा कि ना, इन्होंने तो अभी केस आया भी नहीं था तो मेरे खिलाफ किरदार कुशी शुरू कर दी, SBR में केस शुरू कर दिया। तो उस पर ही सुप्रीम जज काउंसिल ने इसी मामले पर बदनीति करार देकर केस को खारिज कर दिया। तो वो भी ये कहेंगे कि जनाब अभी तो मैंने चूंकि फॉरेन फंडिंग केस में मैंने बाकायदा आपका फैसला देना था, तो मेरे खिलाफ प्रेशराइज करने के लिए मेरे ऊपर उन्होंने किरदार कुशी की, मेरे तज़हीक की, मुझे गालियां निकाली, और जो नाज़ीबाना अल्फाज इस्तेमाल की वो सारा अपने जवाब में दाखिल कराएंगे। तो उस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कहेगी ना वाकई बदनीति का मामला है, ये तो किरदार तो वो वहाँ पे इसीलिए शायद चीमा साहब, जमशेद साहब यही फिर समझे कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, जो आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आप लोग जा रहे थे जुडिशल एक रेफरेंस लेकर, आप लोगों ने वापस ले लिया, यही था कि अभी आप लोगों को भी लग रहा था कि हमारी ग्राउंड जो है वो अभी कच्ची है, अभी सही नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, कोई लॉजिकल नहीं है? नहीं, देखें, ये मामला सिर्फ हमारा नहीं है, मामला है जमहूरियत का, 22.5 करोड़ लोगों का, कि और जमहूरियत शुरू होती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन से। अभी तक जो आप कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन जो है उसने इंसाफ से काम नहीं लिया। कभी ऐसा हुआ नहीं कि आप कह लें कंटिन्यूसली या कंसिस्टेंटली कह लें कि 8 ऐसे केस हों कि जो अदालत स्ट्राइक डाउन कर दे और चीफ इलेक्शन अपना इलेक्शन कमीशन फैसला मुख्तलिफ करे, तो ये कभी ऐसा हुआ नहीं। फिर देखें, यहाँ पे आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कंवर साहब को भी पता है कि यहाँ पे सिंध हाउस में क्या हुआ, या इलेक्शन यू कैन से कि सेनेट के इलेक्शन में जिस तरह पैसे ऑफर किए गए, उन्होंने हमारा केस एंटरटेन ही नहीं किया। सुनना दूर की बात है, एंटरटेन तक नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने, कि वहाँ बिल्कुल जैसे ध्यान फेर लेते हैं, नजर फेर लेते हैं, और जहाँ जहाँ धांधली हुई वहाँ पे, अभी रिसेंट जो इलेक्शन हुआ है, आप कह लें बल्दियाती इलेक्शन हुआ सिंध में, वहाँ पे 1200 लोग जो हैं वो हो गए बिला मुकाबला।
1200 लोग बिला मुकाबला देहात में गली मोहल्ले में रहने वाले हो जाएं, वो तकरीबन 18% लोग बनते हैं। 18% लोग जहां बिला मुकाबला इलेक्शन जीत जाएं, तो उस इलेक्शन की सेंटिटी या उसकी फेयरनेस पे मतलब सवाल क्या, वो तो पूरा क्वेश्चन रहता ही कोई नहीं बाकी, लेकिन उस पे भी शाबाश मांग रहे हैं। सो देयर आर बड़ी बड़ी सॉलिड ग्राउंड्स हैं, बहुत सारे केसेस हैं, बड़े कंसिस्टेंट या लगातार नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं कि जिसमें नजर आता है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसे अपनी जो कहते होता है ना पर्दा है। लेकिन जमशेद साहब देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो आपको सुन रही है, आपके हक में फैसले भी आ रहे हैं। इसका तो रोना PMLN भी रो रही है कि देखें जी हमारे खिलाफ फैसले आ रहे हैं, तो आप लोग तो वहां से आपकी तो दाद रसी हो सकती है। अब मामला आ जाए कौमी असम्बली का, अगर क्योंकि टाइम कम है मैं चाहूंगी कि आप इसके ऊपर भी रिस्पॉन्ड कर दें। कौमी असम्बली का मामला है, अब 9 हलकों में इलेक्शन होने जा रहा है। अब तो शायद ये समझा जाए कि अब तो कौमी असम्बली में आप लोगों की वापसी मुमकिन ही नहीं है। तो क्या ये जो 9 हलकों में इलेक्शन होगा, वहां पे आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे? जी करेंगे, पूरे जोर से करेंगे, क्योंकि हमने साबित करना है कि अवाम हमारे साथ है। और हम दूसरा ये कि हम ये भी सीख रहे हैं कि किस किस तरीके से धांधली होती है और किस तरह रोकनी है हमने इसके। और फर्दर हमने एक्सपोज देखें, रिसेंटली हमने इलेक्शन जीता है सूबाई असम्बली का। सूबाई असम्बली में जो इलेक्शन जीता है तो उसमें 2 काम हुए हैं। एक तो ये कि सारी दुनिया को पता लग गया कि मैंडेट हमारा क्या है, ये पॉपुलैरिटी क्या है, और मुस्लिम लीग नून की या PDM की क्या है। दूसरा साथ ही पता लगा कि इतना ज़्यादा गवर्नमेंट में होने के बावजूद, इलेक्शन कमीशन की सपोर्ट होने के बावजूद, गवर्नमेंट ने कहीं पर्दा रखने की कोशिश नहीं की। वो जो कुछ हुआ वो मैं समझता हूँ कि ये इस प्रोसेस में रहने के लिए, इस प्रोसेस को प्रूव करने के लिए, इलेक्शन कमीशन की जानबदारी साबित करने के लिए भी हमारा इन कौमी असम्बली के इलेक्शन जो हैं उनमें हिस्सा लेना जरूरी है। और दूसरा, जो बंदा वोट हमें देना चाहता है, हम क्यों एक इतनी करप्ट पार्टी को या ऐसे लोगों को वोट देने का पे मजबूर करें, हम खुद खड़े ना हो, वोट उसको जिस करता है उनको देना पड़े उसे, हम इसे इस तरह नहीं करेंगे। लिहाजा हम इलेक्शन में खड़े होंगे। बाकी रह जाती है बात कि कौमी असम्बली में जाना है कि नहीं जाना, ये पार्टी का फैसला होता है, वो उसमें राय लोगों की मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन ओवरऑल पार्टी। एक तरफ तो जमशेद साहब आप लोग इस्तीफे देते हैं, दूसरी तरफ आप लोग अदालतों में जाते हैं कि जी इस्तीफे हमारे कबूल क्यों किए जा रहे हैं। नहीं, हमने ये नहीं कहा कबूल क्यों किए जा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं इकट्ठे कबूल करें, इकट्ठा इलेक्शन में चले जाएं। ये जो आप कह रहे, अगर रेजिग्नेशन इकट्ठे हो गए वहाँ, उस वक्त के स्पीकर ने एक्सेप्ट कर लिए, तो वो बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, मतलब आप पहले नोटिफाई हो जाने चाहिए थे और इकट्ठे नोटिफाई होने चाहिए थे। हम तो ये कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि आम इंतखाबात हों, जो कि अभी बिल्कुल नहीं लग रहा, इमरान खान साहब के अभी 2-3 रिसेंटली देख लें खिताब, उसमें उन्होंने कोई जिक्र आम इंतखाबात का जिक्र नहीं किया। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो अब तो पंजाब भी आपके पास है, 2-3 आपके पास सूबे हैं, आप चाहें तो वहाँ से आप असेंबलियाँ तहलील करें और आम इंतखाबात आपके ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो आप लोग तो खुद भी नहीं चाहते कि अब इंतखाबात हों, क्योंकि कंफर्टेबल हो गए, पंजाब में भी गवर्नमेंट मिल गई है। देखें, ये कंफर्टेबल वाली बात जो है, ये किसी हद तक आपकी बात ठीक है कि देखें इस वक्त जो जितना ज़्यादा हुकूमत रहेगी मरकज़ में PDM की, उतना ज़्यादा बदनाम होंगे और उनके लिए ख़तरनाक है कि गवर्न करने के लिए जगह कोई नहीं है। और यू कैन से कि ये टैक्स लगाने वाली गवर्नमेंट, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है, पल्ले कुछ नहीं है। लिहाजा हम कहते हैं कि चीज़ें तय करके इलेक्शन में हम जाएँ, चीज़ें तय करके, इलेक्शन कमीशन का तय करके जाएँ, इसके असूल व ज़वाबित तय करके जाएँ, इसकी फेयरनेस जो है, ट्रांसपेरेंसी जो है वो तय करके जाएँ, और हम इकट्ठी असम्बलियाँ डिज़ाल्व करें, कौमी असम्बली भी और सूबाई असम्बली भी। लिहाजा ये मुज़ाकरात के बाद कंसेंसस बिल्ड करके इलेक्शन में जाएं। मैं समझता हूँ ये बड़ी बड़ी जायज़ से हमारा मुतालबा है, जायज़ से हमारी ख्वाहिश है। इस ख्वाहिश को पूरा होना चाहिए कि किसी को भी ये ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए कि उसका मैंडेट जो है वो पोल्यूटेड हो, वो करप्टेड हो, वो आप कह लें कि उसमें मिलावट हो। मिलावट वाला मैंडेट को कोई भी नहीं मानेगा। जी, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं चाहूंगी कि निसार चीमा साहब आप इसके ऊपर बताइएगा कि जैसे कि जमशेद इकबाल चीमा साहब कह रहे हैं। जी देखिए आलिया, मैं गुजारिश करूं कि PTI के तर्ज अमल से 3 चीजें जो हैं, 3 हकीकतें बिल्कुल खुलकर पूरी कौम के सामने आई हैं। पहली ये कि इलेक्शन कमीशन हो, अदालत आलिया हो या अदालत उज़्मा हो, या हमारे ताकतवर इदारे हों, अगर ये है कि उनके फैसले इनके हक में हों, उनको इक़्तिदार में लाने का वो बाइस बने, तो वो काबिल कबूल हैं, वो काबिल तारीफ हैं। जबकि ये है कि अगर इनके फैसले उनके खिलाफ हों तो फिर ये है कि वो काबिल मज़म्मत है। दूसरी बात जो खुल के सामने आई वो ये कि PTI की क़यादत ये है कि हर शख्स से, खा वो गैर मुल्की शहरी हो, उससे ये फंड लेने के लिए बिल्कुल तैयार है, खा उसकी मुल्की कानून इजाजत दे या ना दे। तीसरी, ये ममनुआ फंडिंग केस से साबित हो गया। तीसरी बात जो है वो ये खुल कर सामने आ गई कि सियासी, सिर्फ माली इमदाद नहीं,
सियासी इमदाद लेने के लिए भी हर वक्त वो हर लम्हा तैयार है। निसार साहब, यहाँ पर जमशेदी इकबाल चीमा साहब जो कह रहे हैं कि उन्होंने तो PMLN और PDM के खिलाफ घेरा तंग कर लिया है और परफॉर्म करने के लिए, खासकर PMLN के लिए तो कोई सूबा ही नहीं है, तो सिर्फ वफाक में बैठेंगे और परफॉर्मेंस क्या दिखाएंगे आवाम को, और इलेक्शन में जाएंगे तो आवाम को क्या मुंह दिखाएंगे। ये PTI का अब एक सियासी फैसला है। तो दूसरी तरफ अब वफाकी हुकूमत जो कोशिश कर रही है कि PTI और इमरान खान के खिलाफ कोई ना कोई रेफरेंस दायर किया जाए और वहां से कोई फैसला आए ताकि इस वक्त जो PTI का मोमेंटम है वो टूट सके। तो अब जाहिर है कि ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।